नमस्ते दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो ये जो समय है बहुत ही बहुमूल्य है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ के लिए, तो इसी के लिए इसका सदुपयोग करिए। और इसी समय आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का डेट है 15 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो आज सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो इसका नाम क्या है? बाराकुंडा। और ये जो है वो मंझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और एक इको मरीन टेक कंपनी जो है नेवाल्ड, दोनों के सहयोग से ही सोलर इलेक्ट्रिक बोट का, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट का निर्माण किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों कंपनियों का नाम, ये दोनों के संयुक्त सहयोग से ही इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बन पाया है। ठीक है, और इसका जो नाम रखा गया है इस जहाज का सरकार के द्वारा, तो सौर शक्ति नाम रखा गया है। ठीक है, बाराकुडा तो किसी मछली के नाम पे रखा गया है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, धार्मिक नाम वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको सूची से हटाने की बात की जा रही है। तो ये निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये जो निर्णय है केवल सदन ही निर्णय ले सकता है। इसे संबंधित अगर कोई कानून बना सकता है तो वो केवल लोकसभा ही बना सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, संसद ही बना सकता है। ठीक है, इसी में कहा जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल यानी कि गुरुवार को कहा कि जाति, धार्मिक और जाति और भाषाई अर्थ वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की जो पीआईएल लाया गया है उसको पूर्णतः जो है दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय नहीं दे सकता, केवल सदन ही निर्णय दे सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे क्या क्या कारण है यहाँ पे धार्मिक बातों के लिए। 2005 में ऑलरेडी कहा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि कोई भी पार्टियां जो है अपना नाम जो है किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं रखेगी, नहीं तो उसे उस पार्टी का नाम का रजिस्ट्रेशन जो है वो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। COP28 जो अभी अभी समाप्त हुआ है यूएई में, ठीक है, वहां पे बहुत सी कमियां रह गई है। अनेक देश जो हैं वो बहुत ही नाराज हैं इससे, खास के अफ्रीकन कंट्री, उसके बाद जितने भी द्वीपीय कंट्री हैं वे सभी बहुत ज़्यादा नाराज हैं। उसके बाद जो वित्त पोषण होना था वो भी वित्त पोषण अप टू मार्क नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ये जो COP28 था पूर्णतः जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के पक्ष में था। ठीक है, वो कहीं भी कोई निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करते हुए नहीं दिख रहे थे। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, WHO का कहना है कि ई सिगरेट के इस्तेमाल पर तत्काल नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। शुरुआत में कहा गया था जो ई सिगरेट है वो सिगरेट के लत को छुड़ाने में कारगर होगी, लेकिन अभी WHO के द्वारा कहा जा रहा है कि जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं वो इसका उपयोग लगभग 2 गुना कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है जितने भी युवा व्यक्ति हैं उनमें इनके लगाव बहुत बढ़ रहे हैं ई सिगरेट का। ई सिगरेट के उपयोग से जो नॉर्मल सिगरेट है उसका 4 गुना उपयोग बढ़ जा रहा है और ज्यादा सिगरेट की डिमांड बढ़ गई है, खास के युवा बच्चों में। उससे अनेक प्रकार के लाइलाज बीमारियां हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर फेफड़ा से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके अगला आर्टिकल, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, प्रामाणिकता के बाद की दुनिया में प्रामाणिकता। इसमें ऑथेंटिकेशन पे सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि पहले के समय में सिर्फ हम किसी बात को कह देते थे, वहां पे ही हमारी प्रामाणिकता स्वीकार कर ली जाती थी, परंतु अभी वर्तमान समय में सबसे बड़ी चीज है कि हम अगर किसी चीज को प्रमाणित कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो जा रहा है। अभी देखा जाता है कि एआई से संबंधित जितने भी सोशल मीडिया है या फिर इंटरनेट पे लगातार किसी व्यक्ति का जो डेटा है या स्टेटस है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, जिसमें डीप फेक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का फोटो, साउंड, ठीक है, आवाज, चेहरा, सभी चीजों को बदल दिया जा रहा है, जिससे कि किसी व्यक्ति की प्रामाणिकता पे संदेह उठ जा रहा है। कोई भी ऑथेंटिकेशन जो है वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और इसका एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट जो है लॉन्च कर दिया गया। इसका नाम है बाराकुडा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। तो ये जो है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड और एक इको मरीन टेक कंपनी नेबाल्ट, नाम याद रखिएगा, नेबाल्ट के सहयोग से, ये दोनों के सहयोग से ही इस बाराकुडा को बनाया गया है। और इसको सौर शक्ति का नाम दिया जाने वाला यह जहाज जो है वो हरित ऊर्जा और स्थिरता के माध्यम से समुद्री प्रगति के प्रति देश की प्रतिबद्धता में एक
परिवर्तनकारी क्षण का प्रतीक होगा, इसलिए ये सरकार के द्वारा नाम दिया गया है सौर शक्ति। ऐसे इसका नाम जो है बाराकूडा है। तो ये देख सकते हैं, ये फिगर उसी का है और इसके ऊपर जो है ये इस पे सोलर प्लेट है। यहाँ पे देख सकते हैं इस दूसरे फिगर में सोलर प्लेट्स है ऊपर में, ठीक है। इसी से ये चार्ज होता है इसका बैटरी और इसी से ये कार्य करता है। यहाँ पे टिकाऊ का मतलब है सतत, मतलब कि सस्टेनेबल। हम टिकाऊ परिवहन में इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मनाते हैं। इसे समुद्र पर स्वच्छ हरित भविष्य की दिशा में हमारे देश की यात्रा में हमारे हार्दिक योगदान के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। और जो बाराकूडा है उसका नाम एक मछली के नाम पर रखा गया है। बाराकूडा को बर्क बोट उद्देश्य के लिए नेवल्ट द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। जहाज की जो गति होगी वो 12 समुद्री मील है और एक बार चार्ज करने पर इसकी सीमा जो है वो 7 घंटे तक चलेगा, ठीक है। इसके अलावा नाव में कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, जीरो पॉल्यूशन होगा और जीरो साउंड होगा या फिर कोई कंपन, ना तो वाइब्रेशन होगा, ना तो कोई साउंड होगा, ना ही कोई पॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये जो है पूर्णतः जो है इको फ्रेंडली है और इससे क्या होगा कि ओशन का जो इकोसिस्टम है वो भी प्रभावित नहीं होगा। समुद्र को स्वच्छ रखने के लिए उसको ध्यान में रख के ही बनाया गया है, जिससे कि यात्रियों के लिए एक शांत एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक यात्रा सुनिश्चित कर सके। IRS के तहत प्रमाणित जहाज जो है वो 4 मीटर तक ऊंची लहरों के माध्यम से नेविगेट कर सकता है और 12 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। 12 यात्रियों का जगह है इसमें। हम स्वच्छ और शांत महासागर के लिए योगदान देना जारी रखेंगे। ये जो निर्माता हैं ये सभी बोल रहे हैं, जिसके लिए ऐसी नावें पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जो अभी हमारे कोयला या फिर पेट्रोल का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, उसके स्थान पे ये नए विकल्प जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, इको फ्रेंडली है वाली नाव के लिए यह किफायती विकल्प के रूप में दिखाया जाता है। नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक बोट के प्रबंधक निदेशक ने ऐसा कहा, ठीक है। और ये बोट को 2 पुरस्कार भी मिले हैं। इसे बर्लिन स्टार्टअप एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड 2023 में गतिशीलता और परिवहन श्रेणी में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया है इसे, ठीक है। बाराकूडा याद रखिए, कोची से संचालित होने वाली फर्म को 2 बार यहाँ पे और भी एक पुरस्कार दिया गया है। गुस्ताव ट्रूप पुरस्कार सहित विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं बाराकूडा को, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है डिलिस्टिंग पार्टीज विद रिलीजियस नेम्स ओनली हाउस कैन डिसाइड, मतलब कि धार्मिक नाम वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको अगर सूची से हटाना है तो ये जो कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ सदन के द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा कहा गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। तो क्या है मामला, हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो धार्मिक नाम वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि लोग सिर्फ राजनीतिक दलों के नाम से ही नहीं बल्कि उनकी नीतियों को भी देखते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि जाति, धार्मिक और भाषाई अर्थ वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की जो PIL से निपटने की बात की तो वहां पे आपत्ति व्यक्त की, कहा ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये कहीं ना कहीं संसद का निर्णय होगा, ठीक है। संसद के द्वारा ही इसे संबंधित कोई भी नियम बनाया जाएगा। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, जो उस समय कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मनमोहन जी, उन्होंने ही टिप्पणी की, कमेंट की कि लोग सिर्फ राजनीतिक दलों के नाम पर वोट नहीं करते हैं बल्कि उनकी पॉलिसीज क्या है, आने वाली मैनिफेस्टो जो है वो क्या क्या वादे कर रहे हैं, ये सारी चीजों का भी बात किया गया, ठीक है। इसमें आगे कहा जाता है चुनाव आयोग ने 2005 में कहा था कि धार्मिक या जातिगत नाम वाली किसी पार्टी को अप्रूवल नहीं मिलेगा, अनुमोदित नहीं किया जाएगा। आप केवल इन पार्टियों के नाम के बारे में बात कर रहे हैं, नाम निर्णायक नहीं है, आपको राजनीतिक दलों की नीतियां देखनी होगी, ऐसा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहे हैं। तो आपको देखना होगा कि वे कैसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों पर संसद को विचार करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बार बार कहा गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कि इन सभी मुद्दों पर संसद को विचार करना होगा और यह उनका डोमेन है, ये उनका क्षेत्राधिकार है, वे कानून बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। यहाँ पे उपाध्यक्ष ने वर्ष 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर धार्मिक, जातीय, भाषाई अर्थ पे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की थी इसी के द्वारा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 2005 में एक नीतिगत निर्णय लिया था कि धार्मिक एवं जाति नाम की किसी पार्टी को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, परंतु अभी भी मामला पूरा का पूरा साफ नहीं हुआ है। यहाँ पे PIL तो लाया गया, लेकिन यहाँ पे क्लियर कहा दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि ये जो है क्षेत्राधिकार वो संसद का है, संसद को इस पे कानून बनाने की आवश्यकता है।
हालांकि 2005 से पहले बनी, यहाँ पे क्लियर कहा गया है 2005 के बाद की पार्टियों पे तो प्रतिबंध लगाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, परंतु 2005 से पहले जो भी राजनीतिक पार्टियां बनी है वहां पे उसे छूट दी गई है। वो कोई भी धार्मिक नाम रख सकता है या जाति आधारित नाम रखा है तो उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया ईसीआई के वकील के बेंच ने कहा। इसी बीच अश्विनी उपाध्याय ने अदालत से कहा कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, लेकिन वे ऐसी पार्टियां बना सकते हैं जो किसी विशेष जाति या धर्म को दर्शाती है, इसलिए कानून में स्पष्ट अंतर होना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया कि जाति और धर्म के नाम पर उपयोग करने वाले राजनीतिक दल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप करेंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। तो यदि हम यह निर्णय लेते हैं तो हम नीति क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे क्लियर हाई कोर्ट के द्वारा बार बार कहा गया कि हम यहाँ पे निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है। आगे कहा जाता है उसके बाद अदालत से तारीख तय करने और मामले की अंतिम सुनवाई का अनुरोध किया गया, तो अदालत ने 7 मई 2024 को बहस के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मामला, अभी भी इस पे कोई भी निर्णय नहीं निकाला गया है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल तक। यहाँ पे COP28 समाप्त हो गया, इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है मेनी स्लिपरी स्लोप अहेड, मतलब कि बहुत ही कठिन रास्ते हैं आने वाले जो समय है। COP28 घोषणा पत्र ने लगभग सभी समस्याओं को वहीं छोड़ दिया है जहां वे पहले थी। दुबई में कुछ खास हासिल नहीं हुआ, तो अंतिम मसौदा में कई कमियां थी जो जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और उपयोग को लंबा खींच सकती थी और उद्योग के साथ साथ उन्नत प्रौद्योगिकियों वाले समृद्ध विकसित देशों का पक्ष लेती थी। यहाँ पे क्लियर कहा गया है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और डेवलप्ड कंट्री है उसका कहीं ना कहीं पक्ष लेते हुए दिखे COP28 के जो प्रेसिडेंट थे, मतलब कि यूएई द्वारा ऐसा कहा गया। तो दुबई में COP28 पर बहुत कुछ अभी भी बाकी रह गया जो निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में पहला 5 वार्षिक वैश्विक स्टॉक टेक के लिए एक मील का पत्थर कार्यक्रम साबित हो सकता था, वो नहीं हो पाया। जलवायु संकट से निपटने के लिए अब अगला जो पड़ाव है वो पेरिस समझौता भी है। ठीक है, जिसमें अब इसमें रुक करना पड़ेगा कि पेरिस समझौता में भी कुछ नए निर्णय लिए जाए। COP28 में वैश्विक स्टॉक टेक समीक्षा के आधार पर देश को COP30, अब यहाँ पे COP30 में अंतिम रूप देने के लिए 2025 के मध्य तक, मतलब 2025 में ही COP30 होगा, तो वहां तक बढ़े हुए उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। तो अब क्लियर कहा जा रहा है कि अब और भी समस्याएं होगी क्योंकि 2030 जो है वो और पास आ जाएगा और भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो वैश्विक स्टॉक टेक का क्या रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि सभी प्रमुख वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित करने की जो सोच थी पूर्व औद्योगिक जो समय था हमारा 1760 के आसपास, जो मिड 18th सेंचुरी कहा जाता है, उस समय से अगर तुलना किया जाए तो लगभग 1.1 डिग्री तो ऑलरेडी बढ़ चुका है और मात्र 0.4 डिग्री ही बचा हुआ है। तो इसके लिए जल्दी जल्दी निश्चित निर्णय लेने की आवश्यकता थी, मिटिगेशन और एडेप्टेशन पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। जितने भी खाड़ी देश हैं या फिर जितने भी ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है या फिर कार्बन इमिशन हो रहा है, ये सभी को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वित्त पोषण की आवश्यकता थी, डेवलप्ड कंट्री का ज्यादा से ज्यादा सहयोग की आवश्यकता थी, परंतु COP28 में ऐसा कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। वैश्विक औसत तापमान वृद्धि जो है वो पहले से ही खतरनाक स्तर पर है, गंभीर बहुत ही बुरी स्थिति में हीट स्टॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, सूखा पड़ रहा है, जंगल में आग लग रहे हैं, बाढ़ की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, अत्यधिक वर्षा आ रही है, वर्षा की असमानता है पहले से ही दुनिया भर में बहुत ज्यादा देखी जा चुकी। साथ ही जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जितने भी पोलर एरिया हैं और हिमनद बर्फ के संभावित अपरिवर्तनशील पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर जो है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए तत्काल ही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रखा गया था जो दुबई में COP28 था, परंतु यहाँ पे भी कोई भी सटीक निर्णय नहीं लिया गया इससे संबंधित, GHG के संबंधित। तो सबसे ज्यादा इसे खींचा गया, जीवाश्म ईंधन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया यहाँ पे COP28 में, परंतु अंतिम निर्णय भी उतना अच्छा नहीं हो पाया। शुरू से ही जीवाश्म ईंधन जो सभी ग्रीन हाउस गैसों के लगभग 75% में योगदान देता है और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड में लगभग 90%। ठीक है, जो वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें लगभग 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। ने COP28 में सबसे मेन फोकस्ड सब्जेक्ट था, जो पहली बार किसी भी
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अपना विषय ला पाया था। जीवाश्म ईंधन का जो विषय है पहली बार COP28 में इतना सीरियसली लिया गया था, ठीक है। तो इसके सकारात्मक पक्ष क्या थे? तो सभी 3 क्रमिक वैश्विक स्टॉक टेक ड्राफ्ट ग्रंथों ने जीएसटी इनपुट निष्कर्षों को दोहराया, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के लिए 2019 के स्तर के सापेक्ष 2030 तक 43% और 2000, ये सिर्फ आंकड़े ही बताते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन समस्या है डेवलप्ड कंट्री का है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री कहीं से भी सहयोग करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अभी आगे भी देखा जाएगा जो ईयू का क्या स्टेटमेंट आया, अफ्रीकन का क्या स्टेटमेंट आया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं 2035 तक 60% की वैश्विक उत्सर्जन में गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती की आवश्यकता है। बहुत तेजी से निरंतर कटौती की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के जो भी उपकरण है उसको जल्द से जल्द बंद करने का, उसको नए विकल्प ढूंढने की आवश्यकता है। 2050 तक शुद्ध शून्य CO2 मतलब कि नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंच लाना है। 2050 तक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही ना हो। उसके बाद वैश्विक उत्सर्जन 2020 के आसपास या नवीनतम 2025 तक चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसा माना जाए कि 2020 तक या 25 तक जितने भी उत्सर्जन हुए हैं, इमिशन हुए हैं, चाहे वो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है या फिर कार्बन उत्सर्जन है, वो इससे ऊपर ना बढ़े, यही मैक्सिमम पॉइंट माना जाए। अब इससे नीचे घटने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें प्रारंभिक मसौदा क्या था? तो प्रारंभिक मसौदा जो था मुख्यतः विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से कम करना और खत्म करने पर था। दूसरा मसौदा जो था, यहाँ पे बहुत सी चीजें जो है, बहुत से देश इस पे कटौती करने की बात कर रहे थे, परंतु यहाँ पे अनेक प्रकार की उग्र प्रतिक्रियाएं भी देखी गई, जिसमें जीवाश्म ईंधन उत्पाद जैसे कि जो विकासशील देश हैं उन्होंने यहाँ पे प्रतिक्रिया दर्ज भी की, रिएक्शन भी किया कि जो डेवलप्ड कंट्री वो अपना विकास कर चुके हैं और अब हमें नए नए तरीके सिखा रहे हैं, ठीक है। जिसमें जीवाश्म ईंधन उत्पादन और उपयोग में कमी और विकासशील देशों से वित्तीय सहायता को कम करना भी शामिल है। यहाँ पे वित्तीय सहायता भी नहीं मिल पा रही है जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, उसके कारण भी जो विकासशील देश हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। तो छोटे जो द्वीप राज्यों हैं, जैसे हो गया मालदीव, ये एग्जाम्पल है, छोटे द्वीप राज्यों ने तो यहाँ पे कह दिया कि ये जो निर्णय लिया गया, कहीं ना कहीं ये द्वीपीय जो देश हैं उन पे मौत की सजा दी गई है। अफ्रीकी देशों ने कहा कि वे वित्त पोषण पर आश्वासन के बिना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे वित्त पोषण के लिए भी एक सही निर्णय की उम्मीद थी अफ्रीकन कंट्रीज को, परंतु यहाँ पे भी उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ा। उसके बाद यूरोपियन संघ ने कहा, यह कहते हुए बाहर निकला कि इस तरह के पाठ के साथ 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का ये स्टेटमेंट है कि इस तरह का अगर रवैया रहा जो COP28 में देखा गया तो कभी भी 1.5 डिग्री का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा वैश्विक स्तर पे। अब यहाँ पे बहुत से जो बातें की गई वो उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, वो मजबूती से नहीं कही गई, ठीक। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि ढीली परिभाषाओं वाला एक मसौदा, मतलब कि कोई भी निर्णायक कदम नहीं लिया गया। बस अंतिम मसौदा में कई कमियां थी जो जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और उपयोग को लंबा खींच सकती थी। यहाँ पे बार बार यही कहा जा सकता है कि इसको और लंबा खींचा जा सकता था जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर, कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, परंतु और नए नए तकनीक के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये कहा गया समृद्ध विकसित देशों के पक्ष में ऐसा निर्णय लिया गया COP28 में। और यहाँ पे ये भी प्रभाव पड़ा कि जो यूएई है खुद ब खुद ही उसका जो इकोनॉमी है वो पूर्णतः डिपेंड करता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे, तेल पे, ऑयल का वो खुद सबसे बड़ा निर्यातक है। तो यहाँ पे इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो निरंतर कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का आह्वान करते हुए कम कार्बन ईंधन, कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों, उसके बाद कम कार्बन हाइड्रोजन और संक्रमणकालीन ईंधन का उपयोग करने का बात किया। लेकिन वही यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस का वर्णन करने के लिए अभी भी वहां पे उन लोगों को छूट दे दिया गया है, यूरोपियन यूनियन और फिर USA, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि यहाँ पे इसी के पक्ष में निर्णय दिया गया यूएई में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री है उसका कहीं भी सहयोग नहीं रहा। इस मसौदे में विकसित देशों द्वारा वित्तीय जो सहायता थी उसके मुद्दे पर भी आगे नहीं बढ़ा गया, जिससे कि जलवायु के प्रति संवेदनशील देशों को काफी परेशानी हुई और मसौदे में चिंता व्यक्त की गई कि 2020 तक प्रति वर्ष $100 अरब की जो प्रतिबद्धता थी वो भी अपर्याप्त थी, वो भी पूरी नहीं की जा सकी। जबकि वो अपर्याप्त थी, उससे सभी जगह को समाधान नहीं हो पा रहा था, फिर भी उसको पूरी नहीं की गई जो डेवलप्ड कंट्री है। इसने वैश्विक स्टॉकटेक रिपोर्ट से अनुमान को दोहराया और कहा कि विकासशील देशों को 2030 से पहले की अवधि के लिए लगभग
5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपना मिटिगेशन और अडेप्टेशन को कर सके। खास के जो द्वीपीय देश है उनको और ज्यादा समस्याएं हैं। तो अकेले अनुकूलन के लिए प्रति वर्ष 215 से 387 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए प्रति वर्ष लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है। दोनों जो है वो 2030 तक के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतना पैसा की जरूरत है और आगे आगे बढ़ता है तो फिर और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर मसौदे में किसी भी नए लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया, यहाँ तक कि पहले दिन औपचारिक रूप से स्थापित किए गए नए नुकसान और क्षति कोष के लिए भी कुछ नहीं आगे निर्देशित किया गया। केवल 470 मिलियन डॉलर से के लिए प्रतिबद्ध एकत्र करने का उल्लेख नहीं किया गया। तो यहाँ पे यही से कहा जा रहा है कि ये जो COP28 है कि पूर्णतः फेलुअर रह गया, इसने कोई भी बेहतर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हुए और जो वित्त पोषण की आवश्यकता थी वो भी नहीं मिल पाई। जो डेवलप्ड कंट्री था उसका कोई सपोर्ट ही नहीं मिल पाया। तो फिर भी बेचैनी की आवाजें बाद में व्यक्त हुई। यहाँ पे जब COP28 का मीटिंग खत्म हो गया तो बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे एक देश का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, समोआ। ठीक है, समोआ एक देश है। छोटे द्वीपीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले समोआ के प्रतिनिधि ने कहा कि वह और अन्य द्वीप प्रतिनिधि मंडल पाठ पर चर्चा करने के लिए बाहर थे, जबकि मतलब कहा जा रहा है कि ये बहुत से ऐसे द्वीप ये देश थे जो वहां पे मौजूद थे परंतु वो बाहर थे और उनके पीछे में ही ये निर्णय ले लिया गया कि जो मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए पैसे चाहिए थे उस पर इन लोगों को शामिल भी नहीं किया गया, जब उनकी अनुपस्थिति से इसे पूरा कर दिया गया और उन्होंने अपनी आपत्ति की एक लंबी सूची भी दी। ऐसी कई आवाजें हैं, जैसे कि अफ्रीका के द्वारा कहा गया कि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के प्रति ढीले रवैये और घोषित वित्तीय सहायता की कमी की आलोचना की गई। COP28 जो घोषणा पत्र ने लगभग सभी समस्याओं को वहीं छोड़ दिया जहां वे पहले थी। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के निर्णय को रिकॉर्ड करने के अलावा मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बातचीत हुई इस पे, जीवाश्म ईंधन पे यहाँ पे कोई निर्णय नहीं हुआ। बाध्यकारी बाइंडिंग एग्रीमेंट होता तभी तो कुछ होता। जो देश पहले से ही अभ्यास कर रहे हैं और उच्च उत्सर्जन में कमी के लिए व्यापक वैश्विक लक्ष्य को नोट करना, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए COP28 में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। 2025 में नए लक्ष्यों के लिए कोई भी रोड मैप तैयार नहीं हुआ और वित्तीय सहायता नहीं बढ़ाई गई और अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य जो है वो आधा अधूरा छोड़ दिया गया और कई अन्य दस्तावेज को अंतिम रूप भी नहीं दिया गया या अनुमोदित भी नहीं किया गया। और दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन उपयोग खुश होकर वापस चला गया, जैसे कि विकसित देशों ने सफलता पाया। यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि जो लोग जीवाश्म ईंधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं खास के इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए, चाहे वो गल्फ कंट्री हो या फिर यूएसए भी बहुत ज्यादा कोल का यूज करता है अभी भी, जबकि वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड का, फिर भी सबसे ज्यादा कोयला का उपयोग वो करता है। तो यही बात कहा जा रहा है कि विकसित देश इस निर्णय से बहुत खुश हुए, जैसे कि उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिल गई, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय इक्विटी के खिलाफ एक और झटका सफलतापूर्वक लगाया और फिर से मेज पर गंभीर धन लगने से बच गया। मतलब कि फिर से उनका बहुत बड़ा पैसा जो है वो बच गया, इसी कारण वो खुश थे विकसित देश। तो यहाँ पे कोई भी निर्णय नहीं लेकर पाया। तो जितना था COP28 का निर्णय वो हम लोग सभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास निर्णय ही नहीं निकल पाया, इसलिए कुछ 4-5 पॉइंट्स है जिससे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये जो है अर्जेंट नीड टू कंट्रोल यूज ऑफ ई सिगरेट, WHO के द्वारा कहा गया है कि तत्काल में ही ई सिगरेट को बंद करने की आवश्यकता है। इसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे WHO का कहना है कि ई सिगरेट के इस्तेमाल पर तत्काल नियंत्रण की जरूरत है। इसमें कहा गया कि निकोटीन युक्त ई सिगरेट अत्यधिक नशे की लत और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसे सिगरेट का सेवन बढ़ सकता है और देश से बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए सख्त उपाय लागू करने का आग्रह किया गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा गया WHO के द्वारा कि जल्द से जल्द कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे कि ई सिगरेट को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा सके। उपभोक्ता उत्पादों के रूप में ई सिगरेट को जनसंख्या स्तर पर तंबाकू का उपयोग, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, शुरुआत में इसको इसलिए मार्केट में लाया गया था कि तंबाकू का उपयोग छोड़ने के लिए प्रभावी बनाया जाए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। WHO ने गुरुवार को कहा कि इसके बजाय जनसंख्या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रही है। इसके चिंताजनक सबूत सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि बच्चों के साथ साथ धूम्रपान न करने वालों की सुरक्षा और आबादी के स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को कम करने के लिए ई सिगरेट को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है। तो WHO के द्वारा कहा गया कि बच्चों को कम उम्र में ही ई सिगरेट का उपयोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा रहा है और वे निकोटीन के आदी हो जाते हैं।
उन्होंने देश से नागरिकों की सुरक्षा के लिए इससे सेवन को रोकने के लिए एक सख्त उपाय लागू करने की आग्रह की, विशेषकर बच्चों और जो टीनेजर्स हैं, युवा बच्चे हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ का क्या अध्ययन है, इससे क्या पता चला? तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ई सिगरेट को खुले बाजार में लाने की अनुमति दी गई और युवाओं को के लिए एक आक्रामक तरीके से इसका विपणन किया जा रहा है। जो 34 देश हैं, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, 34 देश जो हैं उसने सिगरेट की बिक्री पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिए हैं और 88 देश जो हैं वो ई सिगरेट खरीदने की कोई न्यूनतम आयु नहीं रखी है। तो ये ध्यान रखिएगा, 88 देश जो है अभी तक ई सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु भी नहीं रखी है और 74 देशों में इन हानिकारक उत्पादों के लिए कोई नियम नहीं है। तो मात्र 34 देश ही इससे जागरूक हैं। इसी के लिए डब्ल्यूएचओ का ये नया गाइडलाइन आया है कि जल्द से जल्द सभी देश जो हैं वो ई सिगरेट को बंद करने के लिए एक कठोर कानून बनाए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत में कहा जाता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि भारत में ई सिगरेट और इसी तरह के उपकरण को रखना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 का उल्लंघन है। यहाँ पे मतलब भारत ने अपना कानून बना रखा है ई सिगरेट के लिए। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी अगर ई सिगरेट को बढ़ावा देने वाली कोई सामग्री दी जाती है, प्रदर्शित की जाती है, तो उसको भी एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ई सिगरेट सामग्री का संक्षिप्त प्रदर्शन भी इन उत्पादों का उपयोग करने के इरादे में वृद्धि के साथ साथ ई सिगरेट के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा हो सकता है। तो इस पे भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अध्ययनों से लगातार पता चला है कि जो युवा ई सिगरेट का उपयोग करते हैं उनके जीवन में बाद में सिगरेट का उपयोग करने की जो संभावना है वो लगभग 3 गुना बढ़ जाती है। जो लोग ई सिगरेट पी रहे हैं वो नॉर्मल सिगरेट को अब 3 गुना ज्यादा यूज करने लगे हैं। ठीक है, आंकड़े क्या कहते हैं? तो आंकड़ों के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए सभी डब्ल्यूएचओ क्षेत्रों में वयस्कों की तुलना में अधिक दर पर ई सिगरेट का उपयोग हो रहा है। तो 13 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा ई सिगरेट का उपयोग कर रहे हैं। कनाडा में 16 से 19 साल के बच्चों के बीच ई सिगरेट के उपयोग की दर 2017 से 22 के बीच में दोगुनी हो गई। कनाडा की ये एग्जाम्पल ली गई है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी जो उम्र है 13 से 15 वर्ष है ई सिगरेट के लिए। ठीक है, और यूके में पिछले 3 वर्षों में युवा उपयोगकर्ताओं की जो संख्या है वो 3 गुना बढ़ गई है पिछले 3 वर्षों में। तो सभी जगह देखा जा सकता है कि 3 से 5 वर्षों में सभी जगह 2 गुना 3 गुना बढ़ता जा रहा है उपयोग जो हो रहा है ई सिगरेट का। तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि निकोटीन युक्त ई सिगरेट अत्यधिक नशे की लत और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव को पूरी तरह से अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि आगे जो लॉन्ग टर्म क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वे विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिसमें से कुछ कैंसर के कारण भी बन सकते हैं और कुछ हृदय और फेफड़ों के विकारों खतरों को बढ़ाते हैं और यह मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित कर सकता है और युवाओं में सीखने संबंधी विकार पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे मेमोरी पे भी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये थे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक और आर्टिकल था जो आज छूट गया। ठीक है, जिसमें ऑथेंटिकेशन की बात की गई थी, प्रमाणीकरण। मेनली जो हम लोग अभी भी कोई भी प्रमाणीकरण नो या यस करके आता है और उसमें यस या नो देते हैं, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया हो फिर इंटरनेट हो, ठीक है, जहाँ पे डीप फेक की अनेक समस्याएं हो रही है, मैनिपुलेशन और भी बहुत तरीके से समस्याएं हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। इसमें बहुत से एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी थे। ठीक है, यहाँ पे एक दो फिलोसफर्स का भी एग्जाम्पल लिया गया। रूसो ने कहा कि दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता प्रामाणिकता को कमजोर करती है। और सात्र, ये सभी फिलोसफर हैं। ठीक है, हेडेगर, यहाँ पे जो फिलोसफी लिए हुए हैं ना, उनको भी इसे समझ, जो ये जो आर्टिकल आया है इससे बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे इन लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी में मेंस में, तो फिर आप ये सारे जो आर्टिकल के हैं एआई से संबंधित उसको नए तरीके से इनका ऐड कर सकते हैं, कुछ जो वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, तो इसी के लिए महत्वपूर्ण था, परंतु आज किसी कारण से मेरे पीपीटी में ये ऐड नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।